नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पेडागॉजिकल सीरीज़ की कुल 2 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं। पहली वीडियो जीन पियाजे जी पर थी और दूसरी वीडियो वाइगोत्स्की जी पर थी। अब तीसरी वीडियो कोलबर्ग जी पर लाई जा रही है, जो कि विभिन्न शिक्षक संबंधी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग जी ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसका हिंदी मतलब होता है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम हिंदी माध्यम में बोलेंगे और कुछ इंग्लिश टर्म भी इसके साथ आपको बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश महत्वपूर्ण है। हिंदी के शब्द एग्ज़ाम में बदलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के शब्द हूबहू रहते हैं, जिसमें टिक करने पे आंसर चयन करने में सरलता होती है। अगले स्लाइड, जब हम नैतिकता के सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोरालिटी अर्थात नैतिकता कहते किसे हैं। तो नैतिकता वह सिद्धांत होते हैं जो समाज के द्वारा निर्धारित होते हैं। साधारण भाषा या सिंप्लीफाइड वे में कहें तो वह सभी चीज़ें जो समाज के द्वारा निर्धारित होती हैं कि यह सही है और यह चीज़ गलत है, उसे ही नैतिकता कहा जाता है। मो नैतिक तर्क क्या होता है? व्हाट इज़ मोरल रीजनिंग? मोरल रीजनिंग की बात करें तो मोरल डिसीजन लेने के लिए जिस थिंकिंग या लॉजिक का उपयोग किया जाता है, उसी को मोरल रीजनिंग कहते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी प्रकार की नैतिक उत्तर या नैतिक निर्णय करना चाहते हैं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहिए नैतिकता के रूप में, उसके लिए हम कोई ना कोई नैतिक तर्क तो लगाएंगे। उस तर्क के आधार पे हम बोलेंगे कि इसका निर्णय हम यह देते हैं। तो वही तर्क जो हम लगा रहे हैं उसी को मोरल रीजनिंग कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मोरल रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे मोरल डायलेमा, एक शब्द और है मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा कैसे कहते हैं? तो ऐसी स्थिति जहां दोनों बातें सही हो और निर्णय लेने में असमंजस पैदा हो। अर्थात हमारे पास कुछ बातें आ जाएं, 2 3 4, और सभी बातें अपने आप में सही हो। अब उसमें हमें निर्णय देना है अपनी मोरालिटी रीजनिंग का यूज़ करके कि किस बात को हम चयन करें, और दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पे दुविधा पैदा हो जाती है नैतिकता के ऊपर, इसी को मोरल डायलेमा कहते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में कि मोरल डायलेमा के समय निर्णय लेने के लिए नैतिक तर्क का उपयोग किया जाता है। नैतिक तर्क लॉजिक का उपयोग करके फिर इस परिस्थिति में हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। देखिए दोनों इसके ऊपर किस प्रकार बैठे हैं। इस बच्चे के ऊपर 2 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें यह सोच रहा है या तो मैं इसे चुनूं या तो इसे चुनूं। उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे सड़क से जाना है और मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट रेड है। अब वह अपनी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रोकता है तो व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ेगी, और नहीं रोकता है तो इससे नियम बिगड़ेंगे, इससे जो ट्रैफिक रूल होता है वह बिगड़ेगा। तो यहाँ पे अब व्यक्ति को निर्णय लेना है कि या तो वह उस मरीज के लिए उस ट्रैफिक लाइट के नियम को तोड़े, या तो उस मरीज की तबीयत बिगड़ने दे और ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का वेट करे। तो यही नैतिक दुविधा है कि यहाँ पे अब आगे कौन सा निर्णय लेना चाहिए या लेना है। दूसरी, हम करते हैं हिंज थ्योरी की बात, या हिंज डायलेमा के बारे में बात करते हैं। हिंज की पत्नी बहुत बीमार है। एक केमिस्ट के पास दवा है जिसकी लागत 10 रुपए है, पर केमिस्ट उसको 1,000 रुपए में बेच रहा है। हिंज के पास पैसे नहीं है। अब अच्छा यह है कि हिंज यदि उस दवा को खरीदने जाता है तो उसे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि उसके पास नहीं है। तो वह दवाई चोरी करे, या तो वह अपने पत्नी को मरने दे और चोरी ना करे। तो यहाँ पे नैतिकता में क्या करना पड़ेगा? यह हिंज है, उसकी पत्नी देखिए किस प्रकार मरने के कगार में है, और हिंज यदि चोरी नहीं करता है, हिंज
जाकर चोरी नहीं करता है उस मेडिकल शॉप में, क्योंकि एक ही मेडिकल शॉप में वह दवाई है, तो उसकी यह पत्नी मर जाएगी। ये देखिए यमराज भी खड़ा है उसकी पत्नी को ले जाने के लिए। और यदि यह चोरी करता है तो यह मोरालिटी के हिसाब से कहाँ तक सही होता है। तो इस प्रकार के डायलेमा को हिंज डायलेमा कहा जाता है। कोलबर्ग के जिसका उत्तर हम अभी आगे देंगे, पहले इनके डेवलपमेंट थ्योरी को देख लेते हैं और आगे फिर उत्तर देंगे कि यहाँ पे किस चीज़ को अपनाने से क्या निर्णय निकलता है। वह यदि चोरी करता है तो यह कितना सही है, चोरी नहीं करता है तो कितना सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी में कुल 3 लेवल है, 3 लेवल में 6 स्टेज है। मतलब एक लेवल में कुल कितने, 2 स्टेज रहेंगे, दूसरे लेवल में भी 2 स्टेज रहेंगे और तीसरे लेवल में भी 2 स्टेज रहेंगे। टोटल कितने स्टेज हो गए, 6 स्टेज हो गए। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल जिसमें ये 2 स्टेज हैं। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल जिसमें यह 2 स्टेज हैं। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसमें यह 3 स्टेज हैं। इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया गया है, ये चित्र आप लोग देख के समझ सकते हैं। लेवल 1 हमने क्या देखा था, लेवल 1 में हमने देखा प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि पहले हमने चार्ट में देख चुका है, जिसे हिंदी में पूर्व परंपरागत कहते हैं। इसमें बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है तब तक रहता है। इसमें बच्चे के ऊपर नैतिकता बाहरी रूप से थोपी जाती है, बच्चे नैतिक नहीं होते हैं, बाहर से उनके ऊपर नैतिकता थोपी जाती है। इस लेवल के अंदर 2 स्टेज आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सही और गलत का निर्धारण सजा से होता है। छोटा बच्चा जो होता है वह सजा, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, इस डर से सभी काम को अच्छे से करता है, नैतिकता से करता है। यदि सजा ना दी जाए तो बच्चा नैतिक नहीं रह जाएगा। दूसरा स्टेज आता है म्यूचुअल एक्सचेंज का स्टेज, जैसे को तैसा वाला स्टेज, टिट फॉर टैट। यदि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगा, यदि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। इस प्रकार का स्टेज यहाँ आता है। यहाँ बच्चा नैतिक तभी होता है जब सामने से उसे नैतिकता प्राप्त होती है। यदि सामने से अनैतिकता मिलती है कि उसके साथ अच्छा कब बर्ताव नहीं करता, तो बच्चा भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। दूसरा लेवल अब देखते हैं। दूसरे लेवल का नाम है कन्वेंशनल लेवल, या अरे एक सेकेंड, हाँ, दूसरे लेवल का नाम है कन्वेंशनल लेवल अर्थात परंपरागत स्टेज। यहाँ पे बच्चे की आयु 10 से 13 वर्ष के बीच होती है। परंपराओं को देखकर नैतिकता का पालन करता है, जो अपने घर, समाज, सोसाइटी में देखता है कि ये इस प्रकार से कर रहे हैं, उसी प्रकार से बच्चा भी नैतिकता का पालन करता है। समाज उसे जिस प्रकार से ढालना चाहती है, बच्चा उस प्रकार से इसमें ढलता रहता है। तो लेवल 2 के अंदर 2 स्टेज आते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 को कहते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज, जिसमें बच्चे प्रशंसा के लिए नैतिकता का पालन करते हैं और जहाँ प्रशंसा नहीं मिलती है वहाँ उस काम को छोड़ देते हैं। बच्चा इसलिए नैतिक है, इसलिए अच्छा है कि उसे समाज में अच्छा कहा जाएगा। बच्चा अनैतिक हो जाएगा जब बच्चे को अच्छा नहीं कहा जाएगा नैतिक काम करने के लिए। तो बच्चा यहाँ पे सिर्फ नैतिक अनैतिकता नहीं देखता, बच्चा यह देखता है कि समाज के द्वारा मेरी प्रशंसा की जा रही है कि नहीं की जा रही है। स्टेज 4 जो है उसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा नियमों पर फोकस करता है। बच्चा इस स्टेज में नियमों को बहुत ज़्यादा मानता है, एकदम खड़ा हो जाता है नियमों के लिए। नियमों का पालन करना अनिवार्य मानता है वह बच्चा। जैसे यदि किसी की जान जा रही हो, हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, और बच्चे को ट्रैफिक लाइट देख रहा है, तो बच्चा ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार करेगा, वह उस मरीज को लेकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए नियम सर्वोपरि हैं, वह नियमों को नहीं तोड़ सकता है। तीसरे स्टेज में आते हैं, लेवल में आते हैं। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, अर्थात अब परंपराओं के ऊपर बच्चा उठ चुका है। अब परंपराओं के अंदर वह नहीं बंधा है, वह परंपराओं के कारण नैतिक नहीं है, वह नैतिक है क्योंकि वह अंदर से नैतिकता को मान चुका है, जो कि 13 साल से ज़्यादा बड़े लोगों के अंदर आता है।
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे 13 साल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और जहाँ तक जा सकते हैं, उम्र दराज मृत्यु तक इसी स्टेज के अंदर रहते हैं। इसमें सेल्फ चूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है व्यक्ति। जो व्यक्ति को लगता है कि यह नैतिक है तो वह उसे फॉलो करता है। अब वह किसी प्रकार की बंदिशों में नहीं बंधा हुआ है। इस लेवल 3 के अंदर 2 स्टेज आते हैं, स्टेज 5वां और स्टेज 6वां। स्टेज 5वां का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात आपातकालीन स्थिति में नियम तोड़ सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि नियमों को तोड़ना पड़े तो क्या करता है बच्चा नियमों को तोड़ देता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि रेड लाइट देखता है बच्चा और एक व्यक्ति बीमार है, तो बच्चा रेड लाइट के ट्रैफिक नियमों को तोड़ देगा, ग्रीन होने का वेट नहीं करेगा। वह मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उस ट्रैफिक रूल को तोड़ देगा, क्योंकि बच्चा समझ रहा है कि ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और किसी की जान बचाना ज़्यादा नैतिक है नियमों को मानने से। आपातकालीन स्थिति में बच्चा नियम तोड़ रहा है क्योंकि उसे किसी की जान बचानी है। यह स्टेज 5 है। स्टेज 6 में क्या है, एथिकल प्रिंसिपल की बात की गई है। एथिकल प्रिंसिपल की बात की गई है जिसमें सही और गलत का निर्णय व्यक्तिगत सिद्धांतों पर होता है। इसके अंतर्गत यह मोरालिटी की सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। इसमें व्यक्ति खुद के सिद्धांतों का एनालिसिस करता है और इसके अनुसार वह मोरालिटी को चयन करता है कि इस चीज़ को करना मोरल है कि नहीं। और इसी लेवल पे आने के बाद व्यक्ति किसी भी नैतिक कार्य के लिए, किसी के परोपकार के लिए, किसी के मदद के लिए संपूर्ण समाज से भी लड़ने की चेष्टा करता है। इस पर्टिकुलर स्टेज में सभी लोग नहीं आ पाते हैं। उपरोक्त 5 स्टेजों तक लोग रहते हैं। 6वें स्टेज में आना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें बहुत बड़े लोग आते हैं जो समाज के परोपकार में अहम भूमिका अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा मोरल होते हैं। जैसे बात हम कर सकते हैं किनकी, महात्मा गांधी की, जैसे नेल्सन मंडेला की। ये लोग बहुत ज़्यादा परोपकार थे। यह खुद को ना ध्यान में रख के समाज के हित के लिए कार्य करते थे। वह लोग स्टेज 6 में आते हैं। तो ये जो था, जो हमने अभी यह टोटल 3 लेवल और 6 स्टेज को पढ़ा, यह कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, जो कि नैतिकता को प्रदर्शित करती है, जिसमें नीचे से बच्चा ऊपर तक किस प्रकार नैतिकता को प्राप्त करता है को देखा गया। कोलबर्ग की थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई है। कुछ मुख्य क्रिटिसिज्म है। क्या है कि यह जो इनकी थ्योरी है सभी संस्कृति में लागू नहीं होती है। कोलबर्ग क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन इन द सेंस यह वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से इस थ्योरी का विकास किया है। यह थ्योरी सभी प्रकार के कल्चर में किस प्रकार से सूटेबल बैठ सकती है। किसी कल्चर में जो किसी भी कल्चर में क्या होता है कि मोरालिटी अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी कल्चर में मोरालिटी को सर्वोच्च रखा जाता है तो बच्चे बचपन में ही मोरल हो जाते हैं। कई सारी संस्कृति में मोरालिटी को बाद में रखा जाता है, उसमें बच्चे बाद में मोरल होते हैं। तो सभी संस्कृतियों में कैसे इनका नियम लागू हो सकता है जो कि मात्र एक समुदाय, एक कल्चर के आधार पर बनाया गया हो। दूसरी, इसमें सभी परिस्थितियां काल्पनिक हैं। लोगों को बैठाया गया, बच्चों को बैठाया गया और उनसे प्रश्न पूछा जाता है। बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में मैं यह करूँगा, इस प्रकार की स्थिति में यह करूँगा। आखिर किसी से हम पूछकर कैसे किसी भी थ्योरी का विकास कर सकते हैं। जब सिचुएशन आती है तो व्यक्ति तुरंत वहाँ पे एक्शन लेता है। कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। व्यक्ति कहता है कि मैं रेड लाइट छोड़ के चला जाऊंगा, मरीज की मदद करूंगा, लेकिन यदि वह खड़ा है वहाँ पे और पुलिस सामने है, क्या पता वह डर जाए और मरीज को लेके डॉक्टर तक ना जाए जब तक रेड लाइट ग्रीन लाइट में ना हो। तो परिस्थितियां परिकाल्पनिक है। उसने यह सब चीज़ें देखी नहीं है करते हुए, उसने बस उनका उत्तर सुना और उसके हिसाब से अपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का विकास कर दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इनकी ये थ्योरी जो है ये जेंडर बायस है।
जो कोलबर्ग लॉरेंस कोलबर्ग जी थे, उनकी एक शिष्या थी, डिसाइपल थी, जिनका नाम था कैरल गिलिगन। इनका कहना था कि यह जेंडर बायस थे। कोलबर्ग इन्होंने सिर्फ पुरुषों को सैंपल के रूप में लिया, इन्होंने स्त्रियों को सैंपल के रूप में नहीं लिया। तो हम इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को किस प्रकार से सही मान सकते हैं, किस प्रकार से ये सभी जनसंख्या पर लागू हो सकती है, जब सैंपल के रूप में स्त्रियों को नहीं लिया गया। हो सकता था स्त्रियां दूसरे तरीके से रिएक्ट करें। और कैरल गिलिगन ने अपना खुद का मोरल डेवलपमेंट एक थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम सीरीज में कहीं और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कैरल गिलिगन की जो डेवलपमेंट थ्योरी है, यह डेवलपमेंट थ्योरी को इतना ज़्यादा सी टेट या विभिन्न टेट एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि मैं इसके बारे में एक वीडियो आपको बना के ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। आगे आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए कि हमें किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी।